दोस्तों जिंदगी में अगर मौत भी सामने आ जाए ना यार एक बार को, पर हार नहीं माननी है, लड़ना है उसके साथ में। क्योंकि अगर लड़ोगे नहीं तो इसका मतलब यह है कि आप लोग पहले ही हार मान गए, और हार मानती इंसान जो है वो मरे हुए के समान होता है। आप लोग खुद देखो यहाँ पर, जैसे ये नीचे गिरा था, अगर ये तुरंत हार मान लेता तो ये सारी इसकी हड्डी पसलियां चबा जाते। ये सिचुएशन आप लोगों को जिंदगी में भी देखने को मिलती है। तो आप लोगों को हार नहीं माननी है। अगर कुछ डिसाइड किया है तो फिर यार उस पर कंटिन्यूअसली टिके रहो। कई सारे बच्चों के रेगुलर मेल आ रहा है कि सर पेपर दें कि ना दें। आखिर क्यों ना दें यार, जब आप लोगों ने डिसाइड किया था स्टार्टिंग से ही कि पेपर देना है, जब आप लोगों ने डिसाइड किया था कि नहीं यार अब की बार सही से अपना अटेम्प्ट देना है, तो फिर एंड में आकर हथियार क्यों डालने हैं, मुझे ये तो बता दो एक मिनट के लिए। आखिर क्या अपने आप से आप लोग एक बार को शीशे में जाकर आंखें मिला पाओगे कि यार तू वही इंसान है जो बार बार हथियार डाल देता है? अगर डिसाइड किया था स्टार्टिंग से और सारी चीजें लेकर चल रहे हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है यार, सबकी जिंदगी में आता है, तो आपको क्यों नहीं पेपर देने जाना है? अगर डिसाइड किया था स्टार्टिंग में कि नहीं अब की बार अच्छे से अटेम्प्ट देना है, तो क्यों आप लोग अब पीछे हट रहे हो एंड मोमेंट पर आकर? मतलब वही तो वही आ गई, ये तो वही बात होगी कि ना जब लड़ने की बात आई तो हथियार डालकर बैठ गए। तो ये बिल्कुल गलत बात है यार। अगर आप लोग अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे तो किसके ऊपर ट्रस्ट करोगे, ये तो बता दो एक मिनट के लिए। तो पेपर देने जरूर जाना है, और पेपर देने जरूर इसलिए भी जाना है क्योंकि अगर आप लोगों ने डिसाइड किया और आप लोग उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं जिंदगी में, तो फिर आगे भी इसकी क्या गारंटी है कि आगे आप लोग उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे? अगर इतने लंबे समय तक आप लोग किसी चीज़ों को फॉलो कर फिर आप लोग काम को छोड़ रहे हो, तो फिर यार इसका मतलब तो ये होगा कि आप लोग अपने शब्दों के पक्के ही नहीं हो, आप लोग अपने ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हो। तो अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो इतनी लंबी जर्नी में कैसे टिकोगे, तो बता दो मेरे दोस्त। तो इसलिए अगर डिसाइड किया था स्टार्टिंग से और स्टार्टिंग से लगे हुए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर देने जरूर जाइएगा, ठीक है। और इसी के साथ में ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू यार, दिल से बधाइयाँ। अच्छे तरीके से पेपर देना, शानदार तरीके से तैयार होकर। पेपर ऐसा है हर दिन नहीं आता है, एक साल में आता है, शानदार तरीके से देकर जाना। पर कुंभ का मेला भी नहीं है, जिंदगी मत बनाना उसी को कि नहीं यार बस यही है, इसके बाद में जिंदगी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। तो अच्छे से पेपर देने जाना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर ये, जैसा मैंने बताया था कि दिल्ली के अंदर में अपनी पार्लियामेंट का इनोग्रेशन भी हो रहा है आज की डेट में। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू ऑल ऑफ यू कि हमारी नई पार्लियामेंट हम लोग को मिलने वाली है काफ़ी अरसे के बाद में। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक शुभ दिन है आज का, तो इसलिए दोनों तरीके से चीज़ों को एंजॉय करना, ठीक है। और पेपर देकर आओ, फिर बातें करेंगे अच्छे से, चीज़ों को कैसे लेकर चलना है, टेंशन नहीं लिया करते, अच्छे से आप लोग एंजॉय करो। और जो यूपीएससी का ये वाला पेपर देने नहीं जा रहे हैं, वो कहाँ पर पहुँच जाना, वो पहुँच जाना बेसिकली किसके ऊपर, वो पहुँच जाना एप्लीकेशन के ऊपर में, ओके। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर ये कि यहाँ पर आप लोगों का टेस्ट होगा और यहाँ पर आप लोगों का ये वाला टेस्ट होगा क्विज वाला, तो इनको आप लोग अटेम्प्ट करना है अच्छे से, शानदार तरीके से यहाँ पर आप लोगों को परफॉर्मेंस देनी है अपनी, ठीक है। बाकी जो आज पेपर देने जा रहा है वो आकर पेपर दे लेना या फिर कल पेपर दे लेना, आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। शाम को आते ही पेपर जो है यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि आप लोगों के एप्लीकेशन के ऊपर या फिर वेबसाइट के थ्रू भी आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर पेपर आप लोगों को आराम से मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में कल से जो है मैंने बोला था सीडीएस की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो कोई भी अगर एपीएफसी में पार्ट है, वो सीडीएस में जुड़ना चाहते हैं, जस्ट ओनली 1500 आप लोगों को पे करने हैं, सीडीएस में आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इससे आप लोग 9 महीने तक का आप लोगों के पास में सारा कोर्स जो है वो अवेलेबल रहेगा। तो अच्छे से आप लोग चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो। और कोई यूपीएससी के लिए सीरियस तैयारी कर रहा है तो यूपीएससी में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो वीर, आप लोग कूपन कोड यूज करके, सीडीएस वाले भी और एपीएफसी वाले भी। तो इसमें आप लोग की जो फीस है एपीएफसी वाली, वो एक तरीके से कंप्लीट फीस जो है वो यूपीएससी में ऐड हो जाएगी। यानी कि ये होगा कि आप लोगों का फ्री हो जाएगा वो पूरा का पूरा कोर्स। एक छोटी सी बात यार मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, कई सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि यूपीएससी का कोर्स लेने से एपीएफसी वाला कोर्स फ्री में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप लोग एपीएफसी में एडमिशन लेंगे, पहले एपीएफसी में आप लोगों को एडमिशन लेना है, उसके बाद में कूपन कोड यूज़ करना है वीर, उसके बाद में आप लोगों को जो है यूपीएससी में वो फ्री मिल जाएगा। उल्टा प्रोसीजर मत करिए, वो मेरे लिए फिर दिक्कत हो जाती है। आप लोग एडमिशन लेते हैं, सर सोच रहे थे हम तो यूपीएससी फ्री मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि वो फिर मेरे लिए काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे अलग से फिर वहाँ पर उसमें टेक्निकल टीम को बोलना पड़ता है कि यार इनके लिए कुछ जुगाड़ करो, वो कोड अलग से क्रिएट करना पड़ता है, तब जाकर ऐड होता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसी हरकत कर रहे हैं। तो पहले आप लोग ये ज्वाइन करो, अगर आप लोग करना है 2 कोर्स मिल जाएंगे उसी प्राइस में, इतना आप लोग कर सकते हो, ठीक है। या फिर सीडीएस वाला ज्वाइन कर लो आप लोग यहाँ पर, तो उसमें भी आप लोगों को इतना ही डिस्काउंट मिलेगा जितना इसमें मिल रहा है एपीएफसी वाले में। तो जो भी सुटेबल लगे, जिसको भी आप लोग तैयार करना चाहते हैं, जो भी पेपर देना चाहते हैं, तो उसको ज्वाइन करिए। उसके बाद में यूपीएससी में जाइए, तो उसी प्राइस में 2 कोर्स आप लोग के हाथ में आ जा रहे हैं, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप लोग यूपीएससी में जा सकते हैं, इनका कोई जरूरत ही नहीं आप लोग की जिंदगी में, तो अलग बात है।
ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और 50% जो डिस्काउंट वो उन्हीं के लिए है जैसे दिव्यांगन हो गए, ठीक है, या फिर जो कहीं और ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, या फिर किसी के फादर या फिर मदर किसी भी तरीके से आर्मी में थे, या फिर उनकी जो है बेसिकली जो देश के लिए एक शहादत हुई है, तो उन्हीं के लिए है। और जो बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं कि सर हमको दे दो, हमको दे दो, यार कैसे काम चलेगा, वो बात आप लोग थोड़ा सा मतलब करिए, ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करिए, वो पॉसिबल नहीं है हर एक को देना, ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर हेल्प चैट पर भरे पड़े हैं मैसेज, और जो कस्टमर केयर की जो टीम है उसको भी परेशान करके रखा है, तो थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी टेस्ट टाइम पे पहुंच जाएगा 9:30 बजे, और यहाँ पर आप लोगों का शाम को 5 बजे, ये दोनों के लिए तैयार रहना। एप्लीकेशन के थ्रू भी जा सकते हैं और वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से एंजॉय कीजिएगा पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन, और सारे अगर जो भी वहाँ पर बेसिकली पेपर देने जा रहे हैं दिल्ली में, वो अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। दोस्तों ये जो टॉपिक है आप लोग डेली की लाइफ के साथ में इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी खबर जो है वो पब्लिक में आई, कोई न्यूज़, और वो क्या है वायरल हो गई, पर लेकिन ये पता नहीं है वो आई कहाँ से, किसने उसको स्टार्ट किया। जैसे कि कोरोना के टाइम पर तो दुनिया भर की ऐसी न्यूज़ थी जो कि उस टाइम पर वायरल हुई, उसके सोर्स का किसी को कोई कुछ भी नहीं पता था कि ये न्यूज़ निकल कर कहाँ से आई है। सोचो अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है यहाँ पर, और वो जो है उसके ऊपर कोई केस चल रहा है कोर्ट के अंदर में, और मीडिया ने आकर बाहर बोल दिया कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने जो है इतने सारे मर्डर कर रखे हैं, इतने सारे रेप कर रखे हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टी ये लिए बैठा है, और सारी की सारी चीज़ें जो है वो वायरल होना स्टार्ट हो गई। और इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चला कि ये सारी की सारी जो चीज़ थी सारी की सारी बातें जो थी ये फेक थी, और इसी के साथ में इनका सोर्स क्या है वो भी किसी को पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से निकल कर आ रही है। जिसने शेयर की थी वो सोर्स भी उसका आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, उस इंसान की जो ज़िंदगी भर की मेहनत है, उसने जो भी कमाई है, इज्जत, मेहनत, सारी चीज़ें जो है उसकी बर्बाद हो जाएगी। अगर वो इंसान जो है ऐसा है कि उसका फेस ही उसके लिए उसका रिसोर्स है, जैसे कि हमारे देश में एक्टर हैं, ठीक है, जो अभिनेता हैं, उनके चेहरे ही उनके क्या है, उनके लिए ब्रांड है। तो उनका एक तरीके से चेहरे को ही, अगर एक तरीके से उनके फेस को ही एक तरीके से इमेज खराब कर दी, तो उनकी ब्रांडिंग खराब हो गई, तो उनको बहुत सारा लॉस भी आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। ये मैं एक ऐसे बात कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में। तो यहाँ पर कोर्ट के अंदर में अगर कोई केस जाता है और उस टाइम पर यहाँ पर वो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, तो उसका क्या सोल्यूशन करना चाहिए, तो इससे रिलेटेड है ये टॉपिक। तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि पॉलिटी के अंदर अब की बार आप लोगों ने देखा होगा, यूपीएससी ने थोड़ा सा अंदर जाकर क्वेश्चन पूछ लिए थे, क्योंकि केस जो है वो सीबीआई के हाथों में से निकलता हुआ यहाँ पर देखने को मिला, मतलब सीबीआई के हाथों में से होता हुआ गया यहाँ पर, जिसमें कोर्ट के द्वारा यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। एक बात जो बोली गई थी यहाँ पर कि कोई अगर जर्नलिस्ट जो है वो यहाँ पर बोले कि मैं इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करूँगा कि कहाँ से ये सोर्स आया है मेरे पास में, तो ये हमारी कंट्री में कोई कानून नहीं है कि जर्नलिस्ट ये बोल दे कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ से आया है, ठीक है। उन्हें कहते उन्हें कि मैं नहीं बताऊंगा कहाँ से ये आया है, तो ऐसा वो नहीं कर सकता है। अभी हुआ क्या, बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है समाजवादी पार्टी के जो लीडर थे मुलायम सिंह यादव जी, जो कि आज की डेट में हमारे बीच में नहीं है, उनके ऊपर केस चल रहा था। तो उस टाइम पर काफ़ी सारी खबरें मार्केट में आने लगी डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स के बारे में कि इनके पास तो इतनी दौलत है, फलां ढिमकाना, ये सारी चीज़ें। और ये कैसे आने लगी, अगले दिन ही यहाँ पर हियरिंग थी, जबकि कोर्ट ने कुछ उसके बारे में बातें नहीं की और पहले ही पब्लिक में चीज़ें आने लगी। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो अभी किसी पर्टिकुलर केस में पकड़ा गया है और उसके ऊपर कोई केस का जो आरोप साबित भी नहीं हुआ है और मीडिया ने साबित कर दिया कि हाँ यही दोषी है। तो ऐसी कई सारी घटनाएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो क्या किस बेसिस पर उन्होंने ये यहाँ पर बात जो है बोल दी कि हाँ यही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी मूवी के ऊपर अगर आप लोगों ने, जो संजू मूवी आई थी उसमें एक डायलॉग बोला जाता है रणबीर जो कपूर के द्वारा, कहता है कि ये कहाँ से निकल कर आते हैं, तो एक तरीके सूत्रों के हवाले से। तो ये सूत्र क्या है वो किसी को नहीं पता रहता है। तो वो एग्जैक्ट यहाँ पर कोर्ट बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो सोर्स है, जो सूत्र हैं, वो सोर्स के बारे में अगर वो एक तरीके से उनसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोई पूछ रही है तो उनको बताना पड़ेगा, वो सूत्र को, उस सोर्स को जो है वो छुपाकर नहीं रख सकता। तो ये है यहाँ पर पूरा मुद्दा। अभी इसके रिलेटेड क्या हमारे ही देश में यहाँ पर कोई चीज़ें देखने को मिलती हैं या दुनिया में भी कुछ इसके बारे में कोई प्रोविज़न है? तो पहले तो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ अपने संविधान के बारे में। संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का। इसमें आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 उसका जो फर्स्ट का ए जो है उसमें सिटीजन हैज़ द राइट
टू कमेंट, यानी कि आप लोगों के पास में अधिकार है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग अपनी बातें रख सकते हैं, आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोल तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार आप लोगों को मिला हुआ है आर्टिकल 19 के फर्स्ट में ए में। इसी से हमारी मीडिया निकल कर आती है। जो आप लोग बोलते हैं ना कि मीडिया जो है इतनी बातें बह रही है, सारी चीज़ें, उनको आज़ादी है बोलने की, मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ है हमारी डेमोक्रेसी का। तो वो स्तंभ बना कहाँ से है? वो स्तंभ इस आर्टिकल ने बनाया है। तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है 19 का फर्स्ट का जो ए आर्टिकल है यहाँ पर, ये बेसिकली यहाँ पर उस पर्टिकुलर एक मुद्दे को सामने रखता है कि हाँ ऐसे चीजें हैं भाई साहब, और आप लोग अपनी आज़ादी अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। पर लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर इसी का अगर 19 के अगर आप लोग इसमें जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से वो भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पर प्रोविजन ये भी है कि आप लोग की जो आज़ादी है वो ऐसा नहीं कि देश की जो है एक तरीके से इमेज खराब करने लगे, हमारे किसी देश के साथ में रिलेशन अच्छे हैं वो बर्बाद करने लगे। तो इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन भी आप लोगों को देखने को मिलेगी आर्टिकल 19 के अंदर ही। अभी आर्टिकल 19 की जब मैं यहां पर बातें कर रहा हूं तो बोला यह गया कि व्हाट इज द लीगल प्रोटेक्शन फॉर डिस्क्लोजर ऑफ जर्नलिस्टिक सोर्स, यानी कि जो बोल रहा है कि वो इंसान इसी ने रेप किया है, इसके पास में इतना पैसा है, ये सूत्र क्या है, क्या इसके बारे में हमारे देश में कोई कानून है? तो ये है मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा। क्या इसको रोका जा सकता है कि हाँ वो ये एक तरीके से वो अपना सोर्स न बताए, ऐसा उनके पास में कोई अधिकार है? तो हमारे देश में कोई कानून नहीं है ऐसा कि जर्नलिस्ट जो है वो अपना सोर्स डिस्क्लोज न करें। हाँ आर्टिकल 19 है वो बोलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, पर लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर पूछती है आप लोगों से कि भाई साहब कहाँ से आई ये इन्फॉर्मेशन, बताओ तो सही, कौन से कुएं में से निकाल के लेकर आए यार, तो यहां पर उनको वो इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। ठीक है, पर लेकिन अगर एक और मुद्दा है यहां पर, ये अगर कोई ऐसी चीजें हैं जैसे कि ऐसे भी केसेस अभी यहां पर देखने को मिले हैं जहां पर प्राइवेसी का मुद्दा आ जाता है, ठीक है, तो वहां पर चीजों को जो है थोड़ा सा प्राइवेट भी रखा जाएगा। मतलब कि मोटे मोटे तौर पर मैं बोलूं तो अभी यहां पर पूरा मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट के या फिर कोर्ट के पाले में है गेंद कि वो डिसाइड करता है कि इसको डिस्क्लोज करना है या फिर डिस्क्लोज नहीं करना है। हमारे देश में इससे रिलेटेड कोई कानून है नहीं, ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। पर लेकिन अगर कोर्ट ने बोल दिया कि भाई साहब तुम्हारे पास में जो भी माल मसाला है रखो पब्लिक में, और सामने वाला बंदा जो बोल रहा है कि मैं नहीं दिखाऊंगा, तो कोर्ट कहेगा ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो गया, ठीक है, पकड़ो इसको और मारो पकड़ पकड़ के, ठीक है, मतलब उसको फिर जो इसके ऊपर केस चलेगा क्योंकि कोर्ट की अवहेलना वहां पर वो कर रहे हैं, कोर्ट की इंसल्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जब कोर्ट ने बोल दिया दिखाओ तो दिखाओ भाई साहब, ठीक है, फिर तो कपड़े उतार के भी दिखाओ, तुमको जो भी दिखाना है, कहाँ से तुम सोर्स निकाल के लेकर आ रहे हो। ये हमारे देश की बात मैंने बताई। कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर अलग अलग प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे फ्रांस और जर्मनी जो है वो एक जर्नलिस्ट को जो एक तरीके से रिफ्यूज करते हैं डिस्क्लोजर ऑफ सोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो यहां पर ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि पत्रकार अगर बात करें यहां पर जांच में सूत्रों का जो खुलासा है करने से मना कर सकता है, ये फ्रांस और जर्मनी में है, पर हमारे देश में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। ठीक है, यूके में क्या प्रोविजन है? यूके में भी कुछ कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक कानून है जिसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1981 का, ठीक है, तो ये क्या करते हैं यहां पर, इसके तहत में यहां पर पत्रकार के पक्ष में ये धारणा बनाई जाती है कि वो अपने जो स्रोत है उनकी पहचान की रक्षा कर सकता है, ठीक है, यानी कि उसको भी थोड़ी सी प्रोटेक्शन यहां पर इनको मिली हुई है। ऐसा नहीं कि वो चाहे जो भी चाहे उससे पूछ ले अपनी सारी चीजें। यानी कि हमारे देश में कानून नहीं है, पर कुछ ऐसे देश हैं जिसमें यहां पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई गई है उनको। अगर बात करें स्वीडन के बारे में, तो स्वीडन में जो है उसको रिवील करना पड़ेगा। ये सी बातें यहां पर बोली जा रही है कि बिना सहमति के अपने स्रोत को खुलासा करने वाले पत्रकार पर एक तरीके से मुकदमा चलाया जा सकता है। देखो सबके ना अपने अपने थोड़े से प्रोविजन है। जैसे अब मान लीजिए हमारे देश के अंदर में अगर आप बात करें, ठीक है, हमारे देश के अंदर में कोई कानून नहीं है तो कोर्ट डिसाइड कर सकता है, पर लेकिन यहां पर क्या है, कुछ कुछ यहां पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रखी है। यूएसए में बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहता है कि जर्नलिस्ट डू नॉट हैव द राइट टू रिफ्यूज, एक तरीके से वो रिफ्यूज नहीं कर सकता है अगर यहां पर ज्यूरी के सामने उसको डिस्क्लोजर करने की बात आए। तो ये हमारे जैसे लग रहे हैं कुछ कुछ यूएसए वाले, तो कहीं प्रोटेक्शन है और कहीं प्रोटेक्शन नहीं देखने को मिलेगी। तो दुनिया में कुछ कुछ ऐसा पैटर्न आप लोगों को यहां पर दिखाई देगा। पर लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है वो मैं आप लोगों को यहां पर समझाता हूं, जो कि आप लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग पूरी की पूरी आजादी दे दें जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनको, तो फिर दिक्कतें क्या देखने को मिल सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के अंदर में प्रोविजन है फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में मैंने बात की आर्टिकल 19 के फर्स्ट के अंदर में। अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है सिटीजन के लिए, और इसी में आप लोगों की मीडिया यानी कि प्रेस भी आ जाती है। पर इसी का आर्टिकल 19 का जो 2 है वो बोलता है कि भाई साहब आजादी तो है, पर लेकिन इतनी भी आजादी नहीं है कि तुम सामने वाले के कपड़े उतारने लगो, उसकी बेइज्जती करने लगो खुलेआम।
अपनी बातें रखने की आज़ादी है, पर किसी की इंसल्ट करने की थोड़ी ना आज़ादी है। तो इसके चलते अगर कोई जो है देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी यानी कि देश की संप्रभुता और अखंडता पर कोई क्वेश्चन मार्क लगाने लगे, अगर देश की सिक्योरिटी पर कोई आंख उठाने लगे, अगर जिस देश के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन है उसके बारे में कोई फालतू की बातें बताने लगे, अगर यहां पर हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है उसको नुकसान पहुंचाने लगे, अगर कोर्ट की अवहेलना करने लगे, अवमान करने लगे, कोर्ट को एक तरीके से ना माने, एक तरीके से किसी को डिफेम करने लगे, तो किसी को उकसाने लगे, देश के अंदर में लड़ाई करवाने लगे, कुछ ऐसे भड़काऊ भाषण देने लगे, तो तुम्हारी जो पर्टिकुलर आजादी है वो एक थैले में बंद करके रख दी जाएगी, उसके साथ में तुमको भी थैले में डाल दिया जाएगा। मतलब यहां पर यह कि आजादी है, पर लेकिन वो आजादी इतनी है कि तुम जो है जिंदगी को एंजॉय कर सकते हो, ना कि किसी की जिंदगी को तुम बर्बाद कर सकते हो। तो ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर प्रोविजन है हमारे संविधान में जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ताकि इंसान की आजादी भी चलती रहे और उसी के साथ में जो कानून की व्यवस्था है, देश की इज्जत है, किसी के साथ में रिलेशन है, वो भी बरकरार बने रहे। ये मुद्दा आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ये जो लीगल ओपिनियन है हमारे देश में इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर, अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए। अगर सबको सारी चीजें बता दी जाएगी, अगर सोर्सेज के बारे में बताया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जर्नलिज्म के ऊपर भी यहां पर आंच आ सकती है। ठीक है, एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हो कि मान लीजिए मैंने कोई ऐसी चीज जो है वो बनाई इकट्ठा करके इधर से उधर से सोर्स बहुत सारे, और सबको सोर्स का पता चल गया, तो उस सोर्स का गलत इस्तेमाल कोई और भी कर सकता है। तो कई बार सोर्स को प्रोटेक्ट करने की बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली यहां पर। पेगासस जो स्पाईवेयर का जब केस निकल कर आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 2021 में, तो उस टाइम पर आर्टिकल 19 के तहत में यहां पर जर्नलिस्टिक सोर्स के बारे में बात की गई और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के बारे में बात की गई सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने। प्रोटेक्शन ऑफ द जर्नलिस्टिक सोर्स इज वन ऑफ द बेसिक कंडीशन टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो प्रेस के बारे में बात करें तो उसका बेसिक कंडीशन है यहाँ पर। तो यानी कि अभी ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि फ्रीडम आप लोगों को उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है या प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करानी है। ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि यहां पर ऐसा कुछ होना चाहिए था या फिर नहीं होना चाहिए था। ये आप लोग समझ सकते हैं। अब यहां पर ऐसा ही केस मान लीजिए राफेल का मुद्दे पर केस बना था हमारे देश में। जब राफेल का जो मुद्दा आ रहा था कि इतने सारे घोटाले हुए हैं, वो सब चीजें निकल कर आई थी, उस टाइम पर पता है मुद्दा क्या था? उस टाइम पर मुद्दा यह था कि जो द हिंदू ने पूरी की पूरी रिपोर्ट छाप दी थी, ठीक, गवर्नमेंट की ने राफेल में घोटाला हुआ है वो सब चीजें। तो उस टाइम पर जो कोर्ट में केस गए यहां पर, जब यहां पर पूछा गया कि कहां से इंफॉर्मेशन निकाल कर लेकर आए हो, तो वहां पर भी सोर्स जो है अगर डिस्क्लोज कर दिया जाए कि हाँ जिसने अंदर की बातें बताई उसकी तो जान पर आ जाएगी यहां पर। तो इसलिए द हिंदू के द्वारा डिस्क्लोज नहीं किया गया था, उन्होंने लिख दिया था कि परफेक्टली जस्टिफाइड और इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि उन्होंने सोर्स न बताते हुए ये लिख दिया वहां पर कि सोर्स जो है वो बिल्कुल परफेक्टली जस्टिफाइड है और इन द पब्लिक इंटरेस्ट है। अगर बता दें कि यहां पर गवर्नमेंट के खिलाफ अगर सोचो कि कोई किसी गवर्नमेंट के अंदर में कुछ घोटाले चल रहे हैं, किसी इंसान ने अंदर की बात आकर यहां पर बता डाली कि भाई साहब अंदर अंदर ये घोटाले चल रहे हैं, अब यहां पर पब्लिक में बवाल हो गया पूरा, ठीक है। अब पता चला कि उस इंसान ने बता दिया है, आप लोगों को लगता है कि वो इंसान जिंदा रहेगा अगले पल? उसकी तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो हर जगह सोर्स डिस्क्लोज करना पॉसिबल नहीं होता है। अब यहां पर गवर्नमेंट के खिलाफ चली गई तो कैसे सोर्स डिस्क्लोज कर दे, पर देश के फायदे में है। अगर पेगासस वायरस की बात करें, ये बातें निकल कर आए कि गवर्नमेंट ने जो है सबके ऊपर निगरानी रख रखी है। अब किसी ने तो ये बात अंदर से बताई होगी, अब ये पता चल गई मान लीजिए हिंदू न्यूज़पेपर को या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को, अब उन्होंने उसके बारे में रिपोर्ट छाप दी। अब वो गवर्नमेंट कहने लगे पहले ये बताओ तुमको किसने बताया, पहले हम लोग उसके पैर काटेंगे, ठीक है। तो ये सही रहेगा क्या? तो इस तरीके से तो आगे से कोई बताएगा भी नहीं कुछ भी बातें। तो कई जगह सोर्स जो है वो छुपाने भी पड़ते हैं ताकि फ्रीडम ऑफ प्रेस बनी रहे, वरना कोई लोग बताएगा नहीं और ये बातें कभी निकल कर आएगी नहीं। पर फिर भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसका 1978 का अगर आप लोग कानून यहां पर देखोगे जो बनाया गया था, उसको यहां पर सिविल कोर्ट की ताकत मिली हुई है कि जो स्टैंडर्ड हमारे देश में सेट किए गए हैं कि एक जर्नलिस्ट को इतना कम से कम एथिक्स फॉलो करने चाहिए, वो स्टैंडर्ड यहां पर बरकरार रखने पड़ेंगे। वरना एक सिविल कोर्ट के नाते प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ये भी कहीं ना कहीं अपना जो है एक तरीके से कुछ ना कुछ ऐसे एक तरीके से स्टेप उठा सकती है कि उसको कंट्रोल किया जाए अगर वो ऐसी हरकतें कर रहा है, ठीक है। हालांकि काउंसिल कैन नॉट फोर्स, पर लेकिन फोर्स नहीं कर सकती फिर भी। तो यानी कि ये बातें हैं। रोमिला थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस था 1950 का सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। उस टाइम पर यहां पर बोला गया कि जो प्रेस है वो फाउंडेशन है ओल्ड डेमोक्रेसी, एक तरीके से डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन वाले सीबीआई के अंदर में कुछ गड़बड़ चल रही है और किसी पर्टिकुलर अंदर के इंसान ने आकर बता दी भाई साहब ये गड़बड़ चल रही है, दुनिया भर के घोटाले हुए थे पीछे से, आप लोगों ने देखा होगा उस टाइम पर। तो कौन यहां पर उसके बारे में बताएगा? कोई रिस्क ही नहीं लेने का। अगर सोर्स सब जगह डिस्क्लोज करना पड़ जाएगा तो ये एक बेसिक स्टैंडर्ड तय करना पड़ेगा कितना डिस्क्लोज करना है और कितना डिस्क्लोज नहीं करना है। तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा और इसके ऊपर कानून भी नहीं है हमारे देश में। तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं।
तो ये है बेसिक चीजें। अब ये वाली जो चीजें हो गई, ये आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग बेसिकली ये केसेस डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो केस था यहाँ पर रोमिला थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का 1950 का, वो किस पर्टिकुलर मुद्दे से रिलेटेड है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की जा रही है, वो रिलीजन से रिलेटेड है, वो किसी और मतलब एक मतलब कुछ भी ऐसा मुद्दा आप लोगों को दे देंगे कि महिला की अवमानना से रिलेटेड है, मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से बनाया जा सकता है। ठीक है, अभी यहां पर कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं। हमारे देश के अंदर में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो कि यहां पर 1966 में ये बनाई गई थी एक एक्ट के थ्रू, जो कि 1965 में लाया गया था। यानी कि इस कानून के थ्रू हमारे देश में बनाई गई, और ये एक तरीके से ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट प्रेस कमीशन जब बनाया गया था, उसके बेस पर यहां पर ये बॉडी हमारे देश में लेकर आई गई। ये बॉडी जो है ये क्या काम करती है, ये बॉडी दो काम करती है। एक तो जो हमारे देश में जो प्रेस है वो एक तरीके से सही डायरेक्शन में चलनी चाहिए, उसकी फ्रीडम जो है बरकरार रहनी चाहिए, ये नहीं कि मीडिया को सब जो है अपने कंट्रोल में लेकर चल रहे हैं। और दूसरा, इंप्रूव होना चाहिए उसका स्टैंडर्ड, जो भी यहाँ पर एजेंसी है उसका स्टैंडर्ड इंप्रूव होना चाहिए। मतलब घुमा फिराकर बात ये बोली जा रही है कि जो सही है वो दिखाए, मीडिया किसी के तलवे चाटती हुई नजर न आए, ऐसा यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है। ये बॉडी को अगर लगता है कि ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो क्वाजाई जुडिशियल ऑटोनोमस अथॉरिटी है यहां पर, जो कि एक रीस्टेब्लिश की गई थी 1979 में अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट प्रेस काउंसिल एक्ट 1978। तो यहां पर ये जो अथॉरिटी है ये एक तरीके से सेफगार्ड करती है इंडिपेंडेंट प्रेस का। इसके अंदर में टोटल मिलाकर चेयरमैन और 29 मेंबर होते हैं। चेयरमैन जो है वो सेलेक्ट किया जाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और मेंबर इलेक्टेड अमंग देमसेल्फ। 28 के करीब मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि यहां पर जो बैठेगा वो एक ऑथोरिटी होगा, और वो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ प्रेस को मेंटेन रखने का काम करेगा। तो बोलो तो वो लोगों की आवाज को बेसिकली एक तरीके से आजाद करने का काम करेगा, ताकि जो सही है और जो गलत है, अगर सरकार भी गलत कर रही है तो मीडिया की ये ड्यूटी है कि उसको दिखाए, अगर अपोजिशन गलत कर रही है तो मीडिया की ये ड्यूटी है कि उसको बताए। यानी कि छुपाए कुछ ना, जनता के सामने रहनी वो चीजें चाहिए। क्यों? क्योंकि चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, वे चुने हुए हमारे हैं। अगर हम ही को नहीं पता है कि वो भाई साहब क्या कर रहे हैं, तो वो कुछ भी करते रहेंगे, तो फिर उनको हमारे द्वारा चुनने का तो कोई मतलब रहने का कि हमको पता नहीं चल रहा है कि उनकी क्या हरकतें चल रही हैं। तो वो एट द एंड ऑफ द खुद बोला उन्होंने कि हम जनता के नौकर हैं, और है भी रियलिटी में। अगर वो खुद अगर यहां पर ये चीजें छुपा रहे हैं, तो फिर हमको कैसे पता चलेगा कि क्या क्या दुनियादारी यहां पर चल रही है। तो ये बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के सामने। ठीक है, तो इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आप लोगों से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहां पर बोला जा रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नॉट ओनली द फ्रीडम टू से थिंग अदर, मतलब कुछ भी मुंह में आज से कह दिया। ठीक है, तो यहां पर बट इट ऑल्सो से द थिंग्स दैट माइट ऑफेंड अदर, तो ये भी देखना पड़ेगा किसी को ऑफेंड तो नहीं कर दिया उसने। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ना केवल दूसरों को पसंद की बातें कहने की है, बल्कि ऐसी बातें कहने की भी है कि दूसरों को ठेस पहुंच सकती है। तो क्या आप सहमत हैं? इसको कितना एक जस्टिफाई आप लोग करते हैं कि किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं आप लोग अपनी बातों से? तो इसकी आप लोगों को यहां पर क्रिटिकली कमेंट करना है इसके ऊपर में। ठीक है, तो यानी कि एक बाउंडेशन जो मैंने भी आप लोगों को बताई है आर्टिकल 19 के 2 में, तो वो बाउंडेशन यहां पर बेसिकली पूछी गई है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछा सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 जो है वो सारे सिटीजन को आजादी देता है। भाई साहब जो भी मुंह में आ रहा है वो अपना गाओ सारी बातें मजे में एंजॉय करो। बात की जा रही है कि हाउएवर द फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट, आर्टिकल 19 के अंदर ही रिस्ट्रिक्शन भी इंपोज कर दी गई है। तो आंसर क्या है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नन? बताओ क्या आंसर? आंसर है सी। ठीक है, सही है ना? हाँ सही लगा था ना? इनकरेक्ट पूछा गया है ये। ठीक है, यहां पर आंसर हो गया डी। ठीक है, नन ऑफ द अबव, यानी कि कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों के दोनों करेक्ट है। ये होती है यूपीएससी जब आप लोगों से खेलती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन एक बार और मजा लेंगे। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो क्वाजाई जुडिशियल बॉडी है, यानी कि उसको न्यायिक अधिकारिता भी है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ओनली बॉडी है जो कि एक्सरसाइज करती है ऑथोरिटी की कैसे हम लोग को जो सेफगार्ड करना है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेस का। इसके अंदर में चेयरमैन और 28 के करीब मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो बताना है आंसर क्या है, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो क्या है आंसर बताइए? सारे के सारे सही हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डी आंसर हो गया, और ये आप लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन भी हो गया। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अरे तो पहले वाले का 1 सेकेंड, ये आप लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक, अरे ए है यार, ए सॉरी ए हो गया ना? क्या है लास्ट वाले में? चेयरमैन हो गए यहाँ पर, और जो मेंबर है सेलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। ये देखिए ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, चेयरमैन और जो यहाँ पर 28 मेंबर होते हैं, वो चेयरमैन और 28 मेंबर जो हैं ये सारे के सारे आप लोग देखते हैं, ये कहाँ से निकल कर आते हैं? ये सेलेक्टेड बाय द स्पीकर
ये अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट हो गया, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें आप लोगों को क्वेश्चन गलत करा जाती है। तो समझो आप लोग यहाँ पर जब एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठते हो ना, तो माइंड पर एक प्रेशर रहता है। क्वेश्चन हड़बड़ी में कई बार नोट भूल जाते हैं, कई बार सही पढ़ा हुआ क्वेश्चन पर लेकिन गलत माइंड में चलता है। ये चीज़ आप लोगों ने फील की होगी ना। इसी चीज़ को दूर करने के लिए बोला जाता है कि प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। अब कोई बोले कि सर प्रीलिम्स के बेस पर पढ़ाओ, तो यार ये क्या है, ये प्रीलिम्स ही तो है। ये सारी चीज़ें आप लोगों की प्रीलिम्स में तो पूछी जा सकती है डायरेक्ट। अगर आप बात करें इसके बारे में, ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के प्रीलिम्स से बन सकते हैं। अगर मेंस के बारे में बात करें, तो आंसर राइटिंग के बारे में बात करें, तो आप लोगों से यहाँ पर ये सजेशन के तौर पर आप लोग बताया जा सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। तो ये सजेशन के तौर पर भी आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलती है। इसी के साथ में जो केसेस मैंने बताए हैं, वो केसेस के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। एज ए आंसर राइटिंग में आप लोग शानदार तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, और ये क्वेश्चन भी आप लोग हो गए इस तरीके से। तो ऐसे टॉपिक को तैयार करो कि भाई साहब चाहे कोई प्रीलिम्स में पूछ ले, चाहे मेंस में पूछ ले, चाहे कोई इंटरव्यू में पूछ ले, और चाहे कोई पूछ ले कि यार समझा दो इसको, डाउट हो रहा है, तो उससे आप लोग डिस्कस भी कर सको। हो गया ना तैयार टॉपिक। तो ऐसे तैयार करना है। फिर भी कोई डाउट हो तो मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेने का, पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। दोस्तों, जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं, अगर उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो वो भी हमारी रक्षा नहीं करेगा। यानी कि जो मदर अर्थ है, अगर हम लोग उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो हम भी उसके ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये जैसे को तैसे वाली बात है। बड़ा ही प्यारा सा शब्द यहाँ पर, मतलब सेंटेंस यहाँ पर लिखा गया है, हमारे जंगलों से बुरी नज़र हटाओ। किसके बारे में है? यह है अरावली के बारे में। अरावली अभी हरियाणा से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आई, तो इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है, जीएस पेपर 3 के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जब अरावली की बात करते हैं तो याद रखना, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से होता हुआ दिल्ली तक जो है वो अरावली रेंज पहुंचती है, और ये दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज मानी जाती है। अभी क्यों न्यूज़ में आ गई है? अभी अप्रैल 2022 में हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, उनके द्वारा 10,000 एकड़ की अरावली सफारी की बात की गई, ताकि जंगलों में जो है लोग घूमने जाएं और मजे में वहां पर लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो बोला यह गया कि इसकी वजह से वहां पर काफी सारे नुकसान देखने को मिल सकते हैं। ऑलरेडी वहां पर इतनी सारी चीजें जो हैं वो खराब हो रखी हैं, और ज्यादा वहां पर नेचुरल जो चीजें हैं वो खंडित हो सकती हैं, बेकार हो सकती हैं, वहां पर और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो ये इको सेंसिटिव जो जोन है, कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं, वो और ज्यादा वहां पर बर्बाद होता हुआ नजर आएगा। इसलिए जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, यानी कि एक तरीके से जो यहाँ पर पर्यावरण के बारे में अच्छी बातें करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करते हैं, या फिर जो भी कार्य करता है वो मिलकर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसको रोका जाए, यानी कि ये कंटिन्यू यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसके चलते बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो ये बातें इनके द्वारा यहाँ पर की जा रही हैं। इसको लेकर लोगों की प्रॉब्लम क्या है, आखिर लोग इसके बारे में क्यों बातें कर रहे हैं, क्यों इसको यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? उनका ये मानना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा जो कि किसी जंगल के अंदर में क्रिएट किया जाएगा। तो इससे जंगल की जो एक तरीके से डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। अब से पहले यहाँ पर जो कोई ऐसी सफारी पार्क कहीं बनाया गया था, तो वो अफ्रीका के अंदर बनाया गया था, शारजहां में, और उसको ओपन किया गया था 2022 में, ताकि टूरिज्म वगैरह बूस्ट किया जा सके। तो हमारी कंट्री के अंदर भी टूरिज्म और इंप्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए लोकल लोगों के लिए ये सफारी पार्क की यहाँ पर बात की गई है। लोगों का कंसर्न क्या है? बोला है कि नेचुरल नहीं है, इसको क्रिएट किया जा रहा है, और जब कोई भी चीज क्रिएट की जाती है जहां पर जो नेचुरल चीजें न हो, तो उसको नुकसान पहुंचाएगी। कोई वहां पर घूमने जाएगा, कोई बोतल फेंक रहा है, कोई वहां पर कोई एक तरीके से वहां पर प्लास्टिक पन्नी पॉलिथीन वगैरह फेंक रहा है, वहां पर 24 घंटे कोई ना कोई वाहन आता जाता रहेगा, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा साउंड पोल्यूशन के साथ साथ में जो नॉर्मल एयर पोल्यूशन, वेक्यूलर पोल्यूशन, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं और ज्यादा डिस्टर्ब कर देगा उस पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड। वहां पर पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। पता चला अभी तो ये कर रहे हैं, आगे चल के वहां पर बड़े बड़े होटल बनाने स्टार्ट कर दिए, लोगों रुक भी सकते हैं वहां पर, तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। अंडर वाटर जोन आप लोगों को यहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है उस रीजन में जहां पर पानी है नहीं है। तो कैसे आप लोग इन चीजों को क्रिएट करोगे और कैसे प्रोटेक्ट करोगे उन चीजों को? क्यों? क्योंकि ये फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है, और फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करने की बात कई सारे जजमेंट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत आप लोगों को इनको प्रोटेक्ट करना है। यानी कि सरकार जो है वो सारे फैसले, वो सारी चीजों को तांव पर रखकर जो है यहां पर ये डिसीजन ले रही है। तो ये खतरनाक है, इसके बारे में बातें करनी चाहिए। दूसरा जो कंस्ट्रक्शन यहां पर प्रपोज किया गया है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा यहां पर, वो इसको और ज्यादा तरीके से डैमेज करेगा यहां पर, क्योंकि ऑलरेडी अरावली रेंज के बारे में बात की जाती है कि वो बहुत ही ज्यादा फ्रेगमेंटेड हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा टूट चुकी है। तो इस रीजन को और ज्यादा बर्बाद होता हुआ यहां पर पाया जाएगा अगर इस चीज को यहां पर अलाउ कर दिया।
यानी कि उनका मानना यहाँ पर यह है कि ये बिल्कुल वो वाली बातें हैं कि और ज्यादा बर्बाद को और ज्यादा बर्बाद किया जा रहा है, जबकि अब तो फिलहाल उसको प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पर की जा रही थी। तो उसके अंदर में क्या क्या रहेंगे जिसकी वजह से लोग जो हैं वो इतने परेशान हैं। उसके अंदर में देखिए इंटरटेनमेंट जोन बनाया जाएगा, उसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा सफारी क्लब बनाया जाएगा, इको विलेज बनाया जाएगा, बहुत सारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर क्रिएट की जाएगी, यानी कि लोग इंजॉय कर सके वहां पर अपनी जिंदगी को। तो जिप फ्लाई वगैरह ये सारी आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत सारे टनल वॉक, ताकि वहां पर एक तरीके का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने की बात उनके द्वारा की जा रही है। वहां पर इको विलेज की बात की जा रही है। तो प्रपोज साइट जो है इतने सारे ढांचे क्रिएट करवा देगी वहां पर कि दुनिया में अब तक का जंगल के अंदर में सबसे बड़ा ढांचा आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, यानी कि सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पर जंगल के अंदर वो क्रिएट होगी, तो वो हरियाणा के अंदर में क्रिएट होगी। ये बातें यहां पर बताकर इसको रोकने की कोशिश यहां पर की जा रही है कि बहुत ही बुरी कंडीशन ये क्रिएट यहां पर कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यहां पर जॉब के नाम पर जो भी चीजें की जा रही है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को सबको ताक में रख दिया गया यहां पर, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर मैं अरावली रेंज के बारे में आप लोगों से कुछ बातें करूं तो आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि बेसिक चीजें क्या क्या हैं। ठीक है, अरावली रेंज जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर, तो ये जो रेंज है ये पर्टिकुलर गुजरात से चलकर दिल्ली तक पहुंचती है। ठीक है, तो गुजरात से जो दिल्ली तक पहुंचती है, हरियाणा, इन सब रीजन से होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके आसपास में एक ग्रीन वॉल की बात की जाती है। अगर आसपास वाले रीजन में दोनों साइड में आप लोग काउंट करें, वैसे इसकी अगर डिस्टेंस आप लोग देखोगे तो लगभग 720 किलोमीटर की लंबी ये एक स्ट्रेच आप लोगों को डिस्टेंस देखने को मिलती है नॉर्मली। ठीक है, यहां पर ये प्री इंडियन सबकॉन्टिनेंट से भी पहली है। यूरेशियन प्लेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो एक तरीके से उस टाइम से यहां पर कनेक्ट करके देख सकते हैं। यहां पर कार्बन डेटिंग के हिसाब से अगर बात करें तो 5th सेंचुरी बीसी में कम से कम यहां पर रेंज इसकी निकल कर आती है। जब आप लोग जाओगे एक तरीके से ना पीछे जाकर चेक करोगे, गुरु शिखर जो पीक है वो सबसे ऊंचा पीक आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है अरावली रेंज के अंदर में, जिसकी जो ऊंचाई आप लोगों को देखने को मिलेगी लगभग अरावली रेंज की जो ऊंचाई है हाईएस्ट पीक उसमें 1722 मीटर। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं हाईएस्ट पीक जो यहां पर। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये अकॉर्डिंग टू द सम जो जियोग्राफर है उनका तो ये मानना है कि ब्रांच जो है अरावली एक्सटेंड होती है, लक्षद्वीप तक भी जाती है अगर पानी के अंदर आप लोग जाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को इधर तक ये आती हुई नजर आएगी। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर अगर बात करेंगे तो ये एक तरीके से पूरा स्ट्रक्चर यहां पर बताया गया कि एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में इसके अंदर रिवर जैसे बानस हो गया, लूनी हो गया, सखी हो गया, साबरमती हो गया, ये रिवर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर नजर आ रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर ये कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है एक काफी पुराना भी है, एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया, तो ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट यहां पर कर सकता है। पर लेकिन सरकार का क्या मानना है, सरकार ये कह रही है कि यहां पर अगर ये चीजें हो जाती हैं तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब मिलने का फायदा हो सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन जो यहां पर इन्वायरमेंटलिस्ट है वो क्या कह रहे हैं कि यहां पर जो एक तरीके से डेजर्टिफिकेशन है, ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से ना बेकार हो रही है सारी चीजें, वो खत्म हो रही हैं, तो यहां पर एक तरीके से वो और ज्यादा खत्म हो जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर ऐसा काम करेंगे वो और ज्यादा डिजर्ट बन जाएगा। बायोडायवर्सिटी है, कई सारी यहाँ पर 300 के करीब प्लांट्स या फिर स्पीसीज पाई जाती हैं, वो खत्म होगी। क्लाइमेट पर काफी इंपैक्ट पड़ेगा यहाँ पर अरावली के एरिया में, यहाँ पर ये आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि मानसून के लिए काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज होता है वो और कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वहां पर स्ट्रक्चर बनेगी, कंक्रीट की रोड वगैरह और बड़े बड़े ढांचे बनेंगे, और पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऑलरेडी इतना सारा पोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये और ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती हुई नजर आएगी। यानी कि जो इसकी सिग्निफिकेंस है अगर उसको हम लोग ढंग से चेक नहीं करेंगे तो आप लोग देखते हैं वो प्रॉब्लम में क्रिएट यहां पर हो जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि इसको हम लोग ढंग से लेकर चलें। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कानून नहीं है। आप लोग बात करें वाइल्ड लाइफ एंड द फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड लॉज और इनिशिएटिव, हमारे देश में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, वाइल्ड लाइफ क्राइम जो कंट्रोल ब्यूरो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, नेशनल फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 2006 का, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का। इसी के साथ में शेड्यूल ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्यूलर जो है, इनसे रिलेटेड कानून आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये इतने सारे कानून हैं हमारे देश में। ऐसा नहीं कि हमारे देश में कोई कानून नहीं है, पर लेकिन वही है कि जब सरकार ही कुछ काम करने पर आ जाए तो फिर उनको कौन रोके, तो ये बात देखने को मिलती है। अगर कोई और करे तो एक बार को उसको रोका जा सकता है, पर लेकिन वही है कि जब खुद ही सरकार कोई काम करने पर आ जाए तो उसको कौन रोके। ठीक है, जब बचाने वाला ही मारने लगे तो फिर कौन रोके। तो ये सिचुएशन देखने को मिलती है जो कि खतरनाक है। प्रॉब्लम इतनी पुरानी है पहले से, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे आते हैं। जैसे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, बोला गया कि एज पर द रिसेंट जो अमेंडमेंट किया गया है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर में, तो फॉरेस्ट जो ड्वेलर हैं, ठीक है, उनको राइट है, अधिकार है एक तरीके से यहाँ पर जो ये बैम्बो वगैरह है उनको काटने का, आराम से उनको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर उगाने का या फिर उनको काटने का उनको अधिकार मिला हुआ है।
दूसरा बोला गया यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब या अदर जो भी यहाँ पर ट्रेडिशनल जो एक तरीके से फॉरेस्ट है, ड्वेलर है, उसके अंदर में जो रहते हैं लोग, उनको रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट है 2006 का, वो बैम्बो को माइनर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस की कैटेगरी में रखता है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर जो ये पर्टिकुलर कानून है 2006 का, ये अलाउ करता है ओनरशिप टू द माइनर जो प्रोड्यूस होते हैं फॉरेस्ट ड्वेलर को, यानी कि उसमें रहने वाले लोगों के लिए। करेक्ट आंसर बताना है। ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 3 और डी में बोला गया 1, 2 एंड 3। सही आंसर क्या है? तो 19वें का जो आंसर होगा वो होगा बी। फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है। अगर कोई बैम्बो, अगर बांस जो है वो फॉरेस्ट एरिया के बाहर है, उसको तो आप लोग कट कर सकते हो, लेकिन अगर फॉरेस्ट एरिया के अंडर में है तो फिर आप लोग बेसिकली उसको, ऐसा नहीं कि उसको आप लोग कट कर पाओगे। तो ये मुद्दा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। यानी कि इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल 2018 जो है वो परमिट करता है कि बैम्बो आप लोग ग्रोन कर सकते हो नॉन फॉरेस्ट एरिया में, उसको लेकर अपने हिसाब से कर सकते हो, पर लेकिन अगर कोई फॉरेस्ट लैंड में है तो फिर आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी। तो ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा। आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर इसका बी हो गया। अरावली जो रेंज है यहां पर, उसके बारे में है कि अरावली रेंज जो है वो 4 स्टेट में से होती जाती है। अरावली रेंज जो है वो डेट बैक मिलियंस ईयर आप लोगों को देखने को मिलेगी और कोलाइड यहां पर मेनलैंड यूरेशियन प्लेट के साथ में। अरावली जो है यहां पर वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। गुरु शिखर इसका हाईएस्ट पीक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके हिसाब से आप लोगों को बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है, ओनली 1, ओनली 3, ऑल ऑफ द अबोव या फिर नन। तो सही आंसर क्या है? ये वैसे क्वेश्चन मैंने रिसेंटली अभी आप लोगों से डिस्कस भी किया था। आंसर क्या होगा? आंसर होगा यहां पर बी। रीजन क्या था? रीजन यहां पर यह था कि क्योंकि आप लोगों को यहां पर बोला गया है, क्या है ये 4 स्टेट बोला गया है, जबकि यहां पर दिल्ली जो है वो स्टेट नहीं है। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप लोग। तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में यहां पर इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो बेसिक चीजें हैं। क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं क्या, आप लोग खुद देख सकते हैं कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलीगल माइनिंग। ठीक है, तो डिस्कस द जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड द फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट जो गो एंड नो गो जोन फॉर द कोल माइनिंग के सेक्टर में जब ये बात की गई थी कि इसको कंट्रोल करना है, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। 2020 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया, एग्जामाइन करना आप लोगों को स्टेटस ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन इंडिया। तो यहां पर रिजल्टिंग द इंपैक्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो ये एक तरीके से हमारे देश में क्या क्या दिक्कतें हैं उसके बारे में ऑलरेडी बातें यहां पर की जा रही है और यूपीएससी क्वेश्चन तक पूछ रही है यहां पर। ठीक है, तो यहां से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है अरावली के बारे में भी, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक अच्छा टॉपिक आप लोग इसको बोल सकते हैं। डाउट हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। ओके दोस्तों, आप लोगों ने एक शब्द कई बार सुना होगा कि जल ही जीवन है। क्या ये रियलिटी है या फिर बस ऐसे ही एक कहावत है? तो रियलिटी में अगर आप लोग देखोगे आज की डेट में, अगर चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे साइंटिफिक तरीके से, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में भी आना स्टार्ट हो जाएगी कि जल ही जीवन है आखिर क्यों बोला जाता है। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूँगा एक लेक, एक रिवर के बारे में, एक नदी के बारे में, जो कि आप लोगों को नाम देखने को मिलेगा कुटमपुरुर। ये एक नदी है अलपुजा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, केरला के अंदर में। ये नदी जो है फिर से जी उठी है, यानी कि ये मर गई थी, बर्बाद हो गई थी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। कहानी है केरला की। आज की डेट में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिनको हम लोग साफ सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन बहुत सारी दिक्कतों की वजह से वो बर्बाद होती जा रही हैं। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में सुन रहा था, उसमें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब के द्वारा बोला गया यमुना रिवर के बारे में कि मैंने बोला था कि जब मेरे 5 साल पूरे हो जाएंगे, मैं यमुना रिवर को इतना क्लीन कर दूंगा कि उसमें खुद मैं डुबकी लगा के आऊँगा, खुद नहा के आऊँगा उसमें। ये बात उनके द्वारा यहाँ पर बोली गई। यानी कहने का मतलब ये तो मैंने दिल्ली की बात की, पर लेकिन बहुत सारी ऐसी नदियां हैं छोटी छोटी दूर दराज वाले एरिया में जो कि आज की डेट में मरती जा रही हैं, यानी कि डेड होती जा रही हैं। या तो उनके अंदर में पानी नहीं है, या फिर उनके अंदर में इतना वेस्ट डंप कर दिया गया है कि उनका जो पानी है उसको कोई मतलब रह नहीं गया है। इतनी गंदगी उनके अंदर में डाल दी गई है, इतना कूड़ा करकट उनके अंदर में डाल दिया गया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिलती है। 2005 में बात की जा रही है जिस रिवर के बारे में, यहाँ पर इसका नाम है कुटुमपुरुर रिवर, केरला के अंदर में। ये एक डंपिंग ग्राउंड बन चुकी थी, बिल्कुल गंदी हो चुकी थी, इसका पानी बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। पर लेकिन अब फिलहाल इस रिवर को 6 साल लगातार एफर्ट डालने के बाद में फिर से ये रिवर जो है वो जी उठी है। यानी कि ये रिवर जो है फिर से रिजुवनेट हो चुकी है। इस रिवर में फिर से जो पानी आ रहा है और ये रिवर जो है अब फिर से लोगों के लिए काफ़ी जो फायदा वहाँ पर पहुँचाने वाली है। तो सबसे पहले तो जस्ट एटलीस्ट रिवर का नाम आप लोग याद रखिएगा, ताकि अगर आप लोगों से पूछ जाए कि आखिर कौन सी रिवर है जो रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो इसके बारे में बात की जा रही है। जब भी हम रिवर को रिजुवनेट करने का बात करते हैं, रिजुवनेट का मतलब क्या होता है? अगर शब्द से मैं आप लोगों से बोलूँ तो आप लोग बोल सकते हैं कायाकल्प करना। कायाकल्प करना मतलब
मतलब आप लोग बोल सकते हैं, जैसे कि आप लोग बोले कि आज की डेट में आंसर राइटिंग कर नहीं पा रहे हैं, हेल्थ खराब होती जा रही है, आंखों पे चश्मा लग गया है, शरीर पे फुंसियाँ निकल रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें बेसिकली शरीर में देखने को मिलती हैं। आप लोग को अपना कायाकल्प करना है तो सबसे आसान तरीका है, आप लोग अपना वाटर इनटेक बढ़ा दो, अपनी जो स्लीप पैटर्न है उसको चेंज करो, अच्छे से नींद लेना स्टार्ट कर दो, एक बैलेंस डाइट लेना स्टार्ट कर दो। तो क्या होगा, आप लोगों की हेल्थ जो है वो तुरंत जो है इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। एक्सरसाइज और जो बेसिकली बैलेंस डाइट और जो स्लीप है, ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप लोगों की हेल्थ को बड़ा बेहतरीन बना सकता है। ऐसे ही अगर हम लोग किसी रिवर के बारे में बात करें, उसकी हेल्थ हम लोग को सुधारनी है, तो सबसे बड़ी बात तो क्या है कि उसके अंदर जो पानी का फ्लो है वो प्रॉपर रहना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसके अंदर जो गंदगी है, जो इधर उधर से जो एक तरीके से उसके अंदर जो गंदगी डाली जाती है, जैसे कि कूड़ा करकट डाल दिया, वो सही होना चाहिए। तीसरा अगर बात करें यहाँ पर, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना हमारा काम है, उसकी हेल्थ सही रखने के लिए तो लोगों को अवेयर कराना पड़ेगा जहाँ जहाँ जिस एरिया से जो रिवर है वो होकर जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये अकेले किसी इंसान का काम नहीं है। मैं बोलूँ कि गंगा रिवर को क्लीन करना है, अकेला कोई इंसान गंगा रिवर को क्लीन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस जिस राज्य से गंगा रिवर होकर गुजरती है वो राज्य के लोग और उसकी सरकार जो है जब तक वहाँ पर साथ में नहीं आएंगे वो नहीं सुधरेगा। तो इसलिए आप लोग बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से ऐसा प्रोसीजर है जिसमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, ये किसी एक इंसान की बस की बात नहीं है। तो रिवाइव करना, क्योंकि अगर कोई चीज़ बर्बाद हो रही है तो किसकी वजह से हो रही है, वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बर्बाद हो रही है। इंसानों ने इतना गंदगी फैला दी जिसकी कुछ हद नहीं है। तो उसमें से पोल्यूशन को हटाना, ठीक है, रिवर को क्लीन करना, उसकी जो जमीन में उसकी रिवर की जो पैंदी में जो गंदगी जमी हुई है उसको इसी के साथ में रिस्टोर करना, फिर से उसके अंदर पानी डालना, तो वो पानी भी फिर साफ स्वच्छ रहे उसके ऊपर ध्यान देना। तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी। एक चीज़ आप लोगों ने फील की होगी, जहाँ जो नदियाँ होती हैं साफ सुथरी होती हैं, वहाँ पर अपने आप लोगों को एनिमल बर्ड्स वगैरह और भी काफ़ी अच्छे एक तरीके से ना माहौल आप लोगों को नजर आएगा, खुशनुमा माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इवन आज की डेट में तो नदियाँ जो हैं एक तरीके से लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, वो टूरिज्म का यानी कि पर्यटन का हब बन चुकी हैं, क्योंकि लोगों को नदियाँ ढंग की देखने को मिलती नहीं है, गंदगी है। जहाँ पर कोई साफ नदी है तो बोलते हैं कि भाई क्या क्लीन रिवर है, यानी कि साफ नदी जो है वो एक तरीके से एक सरप्राइज करने वाला लोगों का एक वो बन गया आज की डेट में, कि लोग देख के उसको सरप्राइज हो जा रहे हैं कि हाँ यार नदी कितनी साफ है। समझ रहे हो आप लोग कि कितनी गंदगी हम लोगों ने फैला दी है। और उसी के तरीके से यहाँ पर उस पर्टिकुलर रीजन में लोगों को जॉब तक मिलती है, कोई वहाँ पर आ रहा है, कोई बोटिंग कर रहा है, या फिर किसी भी तरीके से वहाँ पर कोई उसको मेंटेन रखने का काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ में जब एक सिस्टमेटिक वे में एक सही रिवर हम लोग रखते हैं अपने पास में, उसको उसका साफ सुथरा रहती है, रिवर के आगे मतलब जो फ्लो होता है उसमें कोई गंदगी नहीं है, तो कई बार वो आप लोगों की हेल्प करती है उस एरिया में फ्लड को रोकने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए। क्योंकि बाढ़ कब आती है, बाढ़ तब आती है जब पानी के निकलने का साधन न हो कहीं पर। सब जगह तो आप लोगों को कचरा कूड़ा देखने को मिलेगा। मोहल्ले में पानी कब भरता है, जब बारिश आती है, जब नालियों के अंदर में कूड़ा कचरा ऐड हो जाता है, वहां पर कोई जगह ही नहीं है। तो सेम पैटर्न आप लोगों को नदियों का देखने को मिलेगा, यही कंडीशन है। तो बहुत सारे इनिशिएटिव यहाँ पर सरकार के द्वारा चला रखे हैं। आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा यहाँ पर 19,000 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए समझ रहे हो, उसको 19,000 करोड़ की बात की जा रही है। उसके लिए यहाँ पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर आई गई थी और बोला कि देश के अंदर में 13 नदियों को रिजुवनेट किया जाएगा। हमारे देश में एक प्रोग्राम है कौन बनेगा करोड़पति। 1 करोड़ अगर किसी इंसान को मिल जाए तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में भाई साहब मजा आ गया। एक गजेटेड ऑफिसर अगर आप लोग बन जाओगे, पूरी जिंदगी अगर जॉब करके आओगे, तो 3 से 4 करोड़ रुपए, 3.5-4 करोड़ रुपए अगर सैलरी लेते रहोगे तो आप लोग की पूरी एक तरीके से जॉब की अर्निंग होगी। आप लोग सोचो 17,000 करोड़ की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, कितना ज़्यादा यहाँ पर बेसिकली पानी के बारे में बात की गई। ये जो रिवर है, इसके जो 13 रिवर के बारे में मैंने बात की यहाँ पर, इसमें झेलम, चेनब, रवि, ब्यास, सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी और लूनी। आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलेगी, इसमें गंगा रिवर है ही नहीं। गंगा रिवर के लिए तो अलग से प्रोजेक्ट चला रखे हैं, वो तो इतनी बड़ी रिवर है, उसके लिए अलग से पूरा काम किया जा रहा है। ये जो मैंने बोला 13 रिवर, ये अलग से दूसरी रिवर के लिए यहाँ पर ये सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की गई। इसी में बात करेंगे अदर एग्जाम्पल क्यों है यहाँ पर, क्यों हम लोग ऐसा करने की सोच रहे हैं कि यार ऐसा कुछ हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया में ऐसा कुछ किया जा चुका है। मैं आप लोगों को बोलूँ कि यूपीएससी क्लियर करना है आप लोगों को, आप लोग बोलोगे नहीं हो पाएगा, क्यों, हमने किसी को देखा ही नहीं है कभी यूपीएससी क्लियर करते हुए अपने आसपास में, तो हम कैसे कर ले। पता चला आप लोगों का रूममेट था जो पहले कभी उसने यूपीएससी क्लियर कर दिया, तुरंत आप लोगों के जो है भाई साहब होने कहते एक तरीके से रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार उसने क्लियर कर दिया, अरे भाई साहब उसने, वो पढ़ता भी नहीं था कभी, ठीक है। ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
तो फिर आप लोगों को लगे यार जब उसने कर दिया तो मैं भी कर दूंगा यार, तो वही वाली बात है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये कई सारी रिवर जो है यूरोप की वो क्लियर हो चुकी हैं। जैसे राइन रिवर हो गई यूरोप के अंदर में, मैच करने के लिए आती है कई बार ये स्टेट पीसेस के अंदर। सिंगापुर के अंदर में आप लोगों को रिवर देखने को मिलेगी। थेम्स रिवर, जिसका तो मूवीज के अंदर भी उदाहरण दिया जाता है कि थेम्स रिवर गंगा की तरह पवित्र रिवर है, लंदन के अंदर से बहती है। यहाँ इतनी पोल्यूटेड रिवर थी भाई साहब, उससे गंदी रिवर नहीं थी। और आज के डेट में जाकर देखो तो उसकी क्लैरिटी नजर आएगी आप लोगों को, इतनी क्लीन रिवर वहां पर बना दी गई है। तो ये एफर्ट लगाए जाते हैं, उसके बाद में ये रिजल्ट निकल कर आते हैं। जब तक एफर्ट नहीं लगाओगे तब तक सिचुएशन जो है वो सही होती है आप लोगों को नजर नहीं आएगी। तो इसलिए जरूरी है कि सिचुएशन को ढंग से लेकर चलना है। तो हम लोग को ये चीजें सुधारनी पड़ेगी, वरना दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। नॉर्मली अगर बात करें यहाँ पर जो नदी होती है वो सिस्टमेटिक वे में बहती है, ओरिजिनल पैटर्न में एक चलती हुई नजर आती है। पर लेकिन तब क्या होता है, अगर बात करें जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए बिफोर रिजुविनेशन और आफ्टर रिजुविनेशन, आप लोगों को कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा। एक नदी हो रही है, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में नहीं बह रही हैं, पर लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ट्रिब्यूटरीज सिस्टमेटिक वे में बहती हुई नजर आएगी। ठीक है, आप लोगों और नदियां जो है उसका एक पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। जब रिजुविनेट हो जाता है तो वो एक फ्लो में चलती हुई आप लोगों को नजर आएगी। यानी कि ऐसा नहीं कि नदी जो है वो मर गई है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि एक तरीके से आज की डेट में हेल्थ बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, डायबिटीज का शिकार है, उसको एक तरीके से ब्लड प्रेशर हाई रह रखा है, मोटापा हो रखा है, एक वो इंसान है, उसका चेहरा देखना आप लोगों को कैसा दिखेगा। और एक वो इंसान है जो कि हेल्दी है, उसका बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई जो है बिल्कुल अप टू द मार्क है। एक उस इंसान को देखना, उसका चेहरा खिला खिला आप लोगों को नजर आएगा। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। यानी कहने का मतलब सीधे सीधे यहाँ पर ये कि ये चीजें आप लोग अंडरस्टैंड करके देखो कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये हो जाती हैं, तो आप लोग सारी चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट होगा तो उसको दूर करना है। तो अभी इस रिवर के बारे में बात की जा रही है, और भी बहुत सारी रिवर है जिनको हम लोग इस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। और जब रिवर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी आप लोगों के पूछे जाते हैं। बात क्या की जा रही है, एग्जामाइन द फैक्टर बिहाइंड द हाई लेवल ऑफ द पोल्यूशन इन द इंडियन रिवर। यानी कि हमारे देश के अंदर में जो नदियां हैं उनमें जो प्रदूषण का जो उच्च स्तर है उसके कारण की जांच करनी है। और नदियां जो है आज के डेट में हमारी वो कई बार डिग्रेड होती जा रही हैं, खराब होती जा रही है, उनकी डेथ हो रही है। जिस तरीके से मैंने बोला ना स्लो डेथ हो जाती है, तो कैसे होती है, तो ये ऐसे होती है जब उसके अंदर में हम लोग डंप करते चले जाते हैं चीज़ों को, तो उसको कैसे रोकना है उसके ऊपर भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है यार। अगर आप लोग के आसपास में कोई भी रिवर हो जिसकी ऐसी कंडीशन हो तो उसके साथ में कोरिलेट करके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, रिजुविनेशन अगर बात करें रिवर के बारे में तो ये एक प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसके बारे में क्वेश्चन है। प्रोसीजर ऑफ रिवाइविंग और रिस्टोरिंग द नेचुरल फ्लो और हेल्थ ऑफ द रिवर, ये बात की जा रही है हैज बीन डैमेज ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि इंसान की गंदी हरकतों की वजह से नदियां जो है बर्बाद होती हैं, पहला ये बोला गया। दूसरा प्रोसीजर जो इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर पोल्यूशन जो क्लीन उसको रिवर बेड को रिस्टोर करना नेचुरल एक तरीके से, और इसी के साथ में रिवर को सही करना। आप लोग एक बात देखो, हमारे शरीर के अंदर में एक इम्यून सिस्टम होता है। अगर आप लोग अपनी बॉडी को सही पैटर्न में रखोगे, सही तरीके से चीजें करोगे तो अपने आप को रिकवर कर लेती है। अगर हम लोग छेड़खानी नहीं करेंगे तो नदियां भी अपने रास्ते अपने आप बना लेती हैं। वो हमारी हरकतें जिसकी वजह से गंदी चीजें देखने को मिलती है। सही आंसर क्या है यहाँ पर अगर बात करें तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। डिटेल में मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया इसके बारे में, रिजुविनेशन के बारे में, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रिवर रिजुविनेशन के बारे में हेल्प करती है रिस्टोर करने के लिए नेचुरल हैबिटेट जो भी होता है। ठीक है, प्लांट्स एनिमल प्रमोट करती है बायोडाइवर्सिटी, यानी कि पौधे जानवर जीव जंतु के आवास को पुनर्स्थापित करती है, मदद करती है, और जैव विविधता भी बढ़ावा देती है। ठीक है, टूरिज्म बढ़ता है, पर्यटन आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा, लोगों के लिए जॉब बढ़ती है। इसी के साथ में यहाँ पर हेल्प करता है फ्लड को कंट्रोल करने में और रिड्यूस करने में डैमेज। सही आंसर क्या है, 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर आप लोगों को बताना है, क्या होगा ये बताइए। तो आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा, सारी की सारी स्टेटमेंट अभी मैंने पढ़ाई है, तो एक सेकेंड। ठीक है, तो सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर, तो आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। तो क्या हो गया, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर कोई डाउट होगा तो आप लोगों को बेसिकली क्लियर करके चलना है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी सही है। और रिवर जो आप लोगों को मैंने बताई है वहां से आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पर, ये एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको समझने के लिए थोड़ी सी आप लोगों को चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे कि आप लोगों को पता है रिसेंटली अभी बहुत सारे लेवल पर आप लोगों ने बात की कि बहुत सारे जानवरों से बीमारियां जो हैं वो इंसानों में फैल रही है। तो उसकी वजह से हम लोग को जानवरों के ऊपर भी फोकस देना पड़ जा रहा है। कई सारे रीजन है, एक तो अगर उनकी संख्या खत्म हो रही है वो भी एक रीजन है, उनकी संख्या को कैसे बढ़ाना है। दूसरा, उनके अंदर कोई बीमारी हो रही है वो भी एक रीजन है कि कैसे उस बीमारी से हम लोग को बचना है। तो वन वर्ल्ड वन हेल्थ वाला कॉन्सेप्ट अभी आ गया है, यानी कि वन वर्ल्ड वन हेल्थ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
इसमें सब आ गए, इस धरती के ऊपर जो इंसान जो जीव जंतु रहते हैं सब। तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर में अभी फिलहाल ये जो प्रोजेक्ट न्यूज़ में है इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था काफ़ी तसल्ली में, और टाइगर सेंसस के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को याद रखने वाली है वो ये है, प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट किया गया था वो किस साल में स्टार्ट किया गया था बताइए। अभी इस साल में उसको पूरे 50 साल कंप्लीट हो गए हैं, और इसी साल में उसका सेंसस भी प्रस्तुत किया गया है। तो वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप लोग दुनिया भर के स्टार लगा सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा पक्का, क्योंकि इस तरीके के टॉपिक से बनेगा, क्योंकि 50 साल ही पूरे हो रखे हैं और हमारे यहाँ टाइगर की संख्या बढ़ती जा रही है और टाइगर सेंसस भी आ गया। तो ऐसे टॉपिक आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। अगर एग्जामिनर मूड खराब नहीं हुआ तो टॉपिक से क्वेश्चन जरूर देगा। अभी 30 साल पूरे हो गए हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट के हमारे देश के अंदर में। तो यहाँ पर लगभग 2675 जो कैप्टिव एलिफेंट है कंट्री के अंदर में, उसमें से डीएनए प्रोफाइलिंग की गई यहाँ पर 270 की। यहाँ पर डीएनए प्रोफाइलिंग जो थी वो स्टार्ट की गई थी 2022 के अंदर में, और यहाँ पर गज सूचना मोबाइल एप्लीकेशन इसके लिए डेवलप किया गया था। तो इसका बेसिक पर्पज क्या है इन चीज़ों का, देखिए जैसे मैंने बताया, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जानवरों की संख्या जो घट रही है उसको कैसे मेंटेन रखने का काम किया जाता है। कई बार जो बीमारी होती है उसको कैसे ठीक करना है, सबसे बड़े ये मेन रीज़न आप लोगों को देखने को मिलते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो हमारे देश में आया था 1992 में आप लोगों को देखने को मिला था। अभी हम लोग बैठे हैं 2023 में, तो यहाँ पर इसको पूरे 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं अभी प्रोजेक्ट जो यहाँ पर जो एलिफेंट है। तो टाइगर को 50 साल पूरे हो गए और एलिफेंट को जो है वो 30 साल पूरे हो गए प्रोजेक्ट को। ये ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे मैं आप लोगों से पूछूं आज के डेट में कि सबसे ज्यादा एलिफेंट जो है वो किस स्टेट में पाए जाते हैं, आप लोगों को बताना है ये। तो ये पूछने पर आप लोगों को पता चलेगा अच्छा यार इस स्टेट में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी स्कीम अगर कोई भी होगी ना वो कभी भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट करती है। तो ऐसी स्कीम में कॉमन सेंस भी एग्जाम में अगर आप लोग लगाओगे ना तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की कैटेगरी में आएगी, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिलकर काम करती नजर आएगी। तो कैसे यहाँ पर हाथी की संख्या को बढ़ाना है, उनको क्या क्या दिक्कत है, उनके लिए कॉरिडोर बनाना है, किसकी वजह से इंसान और हाथियों के बीच में रस्साकसी होती है उसको रोकना है, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल टेक्निकल जो भी सपोर्ट होती है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है, और एक तरीके से यहाँ पर जो पॉपुलेशन कैसे बढ़ानी है, खासकर जो बात की जा रही है यहाँ पर वाइल्ड एशियन एलिफेंट, तो उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो इंप्लीमेंट किया गया 16 स्टेट के अंदर में। अब ऐसा तो नहीं कि हर एक स्टेट में हाथियों की संख्या आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। कंजर्वेशन के बारे में बात करें तो एशियन एलिफेंट की जो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में इसको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। यूपीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक स्टेटमेंट रहती है, कोई क्वेश्चन देंगे तो इसके बारे में जरूर डाल देते हैं उसमें, ठीक है। हमारे देश में भी एक कानून है वो 1972 का, जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आप लोग बोलते हो। उसमें अगर किसी को शेड्यूल 1 में डाल दिया तो इसका मतलब ये कि उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। शेड्यूल 1 में हाईएस्ट प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। इसी के साथ में जो CITES है इसमें अपेंडिक्स 1 में हाईएस्ट प्रोटेक्शन होती है। तो हाथियों की संख्या के बारे में बात की जा रही है, यानी कि इंसान देखो कितने खतरनाक है। अगर थोड़ा सा इसको अदर तरीके से आप लोग देखने की कोशिश करोगे कि एक धरती पर सबसे बड़ा जानवर पाया जाने वाला, पानी के अंदर में सबसे बड़ा जानवर कौन सा है और धरती पर कौन सा है? धरती पर हाथी है, पानी में आप लोग बताओ। यहां पर सबसे बड़ी बात यह कि उसकी संख्या जो है इंडेंजर्ड कैटेगरी में पहुंच चुकी है। तो इंसान से ज्यादा खतरनाक जानवर आज के दिन में धरती पर कोई है नहीं, अगर ढंग से आप लोग बात करोगे ठीक है। तो कुछ बातें हैं, आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। कोई डाउट हो तो बताना जरूर, ओके। कौन बनेगा छोटू करोड़पति, काफी इंटरेस्टिंग एक ऐसा सेक्शन है जिसको कई सारे बच्चे काफी एंजॉय करते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। बात की जा रही है कि यहाँ पर अभी रिसेंटली विच कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंट इनिशिएटिव, ठीक है। तो कौन होगा? कोई ऐसा ही होगा अमीर ताकतवर आदमी। तो USA, UK, जर्मनी या फिर फ्रांस, बताइए जरा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये मैंने डिस्कस की थी डिटेल में आप लोगों से। यहाँ पर इसको एक्सटेंड किया जा रहा है किस तक? 24, 25, 26, 27, 24, 25, 27 या 30। सही आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये बात की जा रही है कि इसके बारे में इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज किया गया स्टेकिंग अप द बेनिफिट लेसन फ्रॉम द इंडिया डिजिटल जर्नी रिपोर्ट। हमारे देश में डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, तो एक तरीके से उसकी जर्नी की एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, IFC या फिर ICSID, कौन है सही आंसर ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है कौन सी एशियन कंट्री है जिसको अभी इलेक्ट किया गया है UN स्टैटिकल कमीशन के लिए 4 साल के लिए? जापान, चाइना, इंडिया या फिर साउथ कोरिया? नॉर्थ कोरिया होना चाहिए था यहाँ पर है सुना है कभी नॉर्थ कोरिया को कहीं पर बेचारे को कोई काउंट ही नहीं करता है।
यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने काफी प्यारा सा, इसको अटेम्प्ट करिए, फिर आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। काफी तगड़ा सा एक्सप्लेनेशन है आज, ठीक है। तब तक आप लोग अटेम्प्ट करो इनको फिर आप लोगों को बताया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लोकेशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, जिसका नाम है असन। असन कंजर्वेशन रिजर्व, यहाँ पर संरक्षण रिजर्व आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसको ACR के नाम से आप लोग जानते हैं। 44 हेक्टेयर में फैला हुआ ये जो पर्टिकुलर रीजन है, ये उत्तराखंड के अंदर में देखने को मिलेगा, खासकर देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर इसकी देख सकते हैं, ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हो गई। उत्तराखंड का फर्स्ट रामसर साइट भी था ये। तो अगर उत्तराखंड से आप लोग आते हैं और यूके PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए तो इंपॉर्टेंट ये न्यूज हो जाती है। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो रिवर बेसिकली देखने को मिलती है, उसके ऊपर असन जो बैरेज बनाया गया, इनकी एक तरीका बांध आप लोग बोल सकते हैं, डैम जो बनाया गया, तो उसके बारे में बात की जा रही है 1967 में। और ये यूज की जाती है एक तरीके से फर्स्ट, ये फिश यूज द साइट फॉर द फीडिंग, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से यहाँ पर जो फिश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फीडिंग, माइग्रेशन और एक तरीके से यहाँ पर स्पेविंग के लिए यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है पर्टिकुलर फिश के द्वारा। देखिए क्या होता है, जब कोई ऐसी साइट्स होती है, फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि वो मल्टीपर्पज टाइप का एक प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसमें आप लोगों को इरिगेशन भी देखने को मिलता है, उसमें आप लोगों को जो एनर्जी जनरेशन भी देखने को मिलता है, उसमें आप लोगों को फ्लड कंट्रोल भी देखने को मिलता है, उसमें आप लोगों को मछली पालन भी देखने को मिलता है। तो ये कई सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसके ऊपर जब बांध बन जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो ये हल्का सा याद रखिएगा, ठीक है। ये किसके बारे में बात की जा रही है, यूक्रेन सिक्योरिटी इनिशिएटिव। तो यूएसए के द्वारा कोई हरकतें कर ही नहीं सकता है, तो यूएसए यहाँ पर ये सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, वो चाह नहीं रहा है कि लड़ाई बंद हो। ये स्कीम के बारे में बात की जा रही है, तो 2025 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। सबके एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लेना। PPT हिंदी और इंग्लिश में दोनों मिल जाती है, तो उनको जाकर देखना, ठीक है। IMF के बारे में बात की जा रही है, इसने यहाँ पर डिजिटल जर्नी चेक की, ये फ्री था, देख रहा था कि इंडिया कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है ताकि बेइज्जती की जा सके अगर अच्छा ना कर रहा हो काम, ठीक है। बाकी यहाँ पर स्टैटिस्टिकल कमीशन में भी इंडिया सेलेक्ट हुआ, मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से। ये है आप लोगों के सामने यहाँ पर CSAT का क्वेश्चन, और ये है इसका धांसू सा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। देख लेना पूरा अच्छे से, डिटेल में आप लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन दिया गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, आइए अब आगे चलते हैं। आइए कुछ नए शब्द सिखाता हूं, आप लोगों की लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाता हूं। कुछ शब्द ऐसे अगर सेंटेंस फॉर्म करोगे तो अच्छे से आप लोग लंबे समय तक इनको याद रख पाओगे। NDA, CDS, SSC, बैंकिंग या फिर UPSC, स्टेट PCS के अंदर में अगर आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, अच्छे शब्द होंगे तो अच्छा आंसर आप लोग लिख पाएंगे। एक एक शब्द को देखते हैं। अनएम्बिगुअस आप लोगों ने कई बार सुना होगा, एम्बिग्यूटी, ठीक है। तो अनएम्बिगुअस क्या होता है, वो होता है एक तरीके से स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट रहना एक तरीके से। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है कि ये स्पष्ट नहीं है यार, कुछ ना कुछ झोल है यहाँ पर, तो उसका ये एक तरीके से अनएम्बिगुअस हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। तो चीज़ों को जिंदगी में जितनी चीज़ें स्पष्ट रहेंगी उतना ही लाइफ को आप लोग एंजॉय कर पाओगे। तो कोशिश किया करो अपनी प्लानिंग वगैरह चीज़ें जो भी करनी है पूरा दिन डिसाइड कर लिया करो, अच्छे से स्पष्ट तरीके से उसको लिख लिया करो। और आप लोगों को पता है SLV प्लानर भी है आप लोगों के पास में, उसको कौन कौन फिल कर रहा है और किसकी लाइफ में थोड़ा भी चेंज हुआ है वो जरूर बताएगा। कंसेंसस क्या होता है, ये होती है एक तरीके की सहमति, यानी कि हम लोग इसको लेकर बिल्कुल सहमत हैं। जैसे कि जब मैं बोलता हूं आप लोगों को कि मॉर्निंग में उठना चाहिए, सही आपकी जिंदगी के लिए, तो कुछ बच्चे सहमत होते हैं, कुछ को लगता है कि नहीं यार इवनिंग ही सही चल रही है। पर अब आप लोगों को थोड़ा सुधर जाना चाहिए। रीजन क्या है, एग्जाम बहुत पास में है, अगर अभी डिसिप्लिन में नहीं आओगे तो एग्जाम वाले दिन जो है वो रोते हुए नजर आओगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका कंसेंसस, सहमति, जनरल एग्रीमेंट, चलो ये काम करते हैं, हार्मनी के साथ में करते हैं, इंजॉय लेकर करते हैं, तो ये शब्द इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर, ये है गैप। गैप आप लोग बोलते हैं कि गैप रह गए, यहाँ पर चूक रह गई यार थोड़ी सी, ठीक है। तो उस तरीके से याद रख लेना कि गलती हो गई यार, ये इसकी वजह से कई बार एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ जाती है, नहीं एक तरीके से बेइज्जती हो गया यार इस मिस्टेक की वजह से, इस गलती की वजह से, तो इसको आप लोग गैप भी बोल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। एवनेसेंट जो है ये क्षणभंगुर, यानी कि एक तरीके से ना, एक तरीके से इमीडिएटली वेनिस हो जाना, टूट जाना, कोई चीज खत्म हो जाना इमीडिएटली, क्विकली खत्म हो गई, डिसअपियर हो गई, ठीक है। कई बार क्या होता है कि मूड बड़ा खराब होता है, कोई दोस्त आ गया गप्पे फेंकने लगे, मतलब मूड क्विकली सही हो गया, पर लेकिन कई बार उल्टा होता है, सामने वाले ने क्विकली मूड को बर्बाद कर दिया। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सबवर्ट, ये है नाश करना, चीजों को एक तरीके से ना बर्बाद करना, चीजों को एक तरीके से उलट देना, जैसा सोच रहे थे उसके अपोजिट हो जाना। उन्हें कहते जज्बात बदल गए, भावनाएं बदल गई, भाई साहब सब चीजें उल्टी हो गई। जैसे ही रिजल्ट आया, पॉजिटिव आया तो मजे ही आ गया, और नेगेटिव आया तो भाई साहब फिर तो सोचो ही क्या करना है। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है।